बिहार विधानसभा के बजट सत्र का तीसरा दिन था और तीसरा दिन सदन के अंदर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बीच तीखी बहस देखने को मिली। एक तरफ जहां नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को कई बार डांटकर उनके जगह पर बिठा दिया और मुख्यमंत्री ने कई बातें आज तेजस्वी यादव को कही। उन्होंने कहा कि 6 विधायकों को खींचकर अपने तरफ करने की कोशिश कर रहे थे तेजस्वी यादव। नीतीश कुमार ने यहां तक कहा कि पैसे कहां से लाता था, गड़बड़ कर रहा था, इधर उधर कर रहा था, जिसकी वजह से सब कुछ गड़बड़ होता जा रहा था। लिहाजा नीतीश कुमार ने आज तेजस्वी यादव को सदन के अंदर डांटा है। बाद में तेजस्वी यादव मुस्कुराकर अपने सीट पर बैठ गए, लेकिन तेजस्वी यादव जब सदन में खड़े होकर बोल रहे थे, राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हो रही थी, तो तेजस्वी की स्थिति आज ठीक नहीं लग रही थी, ऐसा सत्ता पक्ष के विधायकों ने कहा है। और जेडीयू के एक विधायक ने यह कहा कि तेजस्वी यादव की मेडिकल जांच की जरूरत है क्योंकि तेजस्वी नशे में लग रहे थे। अब इसी बात पर हम चर्चा करेंगे। आज बिहार की सियासी गलियारों में इसी बात की चर्चा हो रही है कि क्या तेजस्वी यादव आज ठीक नहीं थे, क्या उन्होंने सदन के अंदर नशा कर रखा था। ये बात खुद जेडीयू के विधायक ने कहा है। आप न्यूज 11 भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। मेरा नाम अश्मित है और मेरे साथ न्यूज 11 के स्टेट हेड नीलकमल जुड़ रहे हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। बजट सत्र का तीसरा दिन था आज और सदन के अंदर जो कुछ हुआ आपने भी देखा। नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को कई बार डांटा। उन्होंने यहां तक कहा कि 6 विधायकों को खरीदने की कोशिश हो रही थी, पैसे कहां से ला रहा था। कैसे देखते हैं ये तीखी बहस जो हुई आज? देखिए कि आज राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी और उसमें सारे जो नेता थे वो अपना अपना वक्तव्य रख रहे थे। और इसी बीच में जब तेजस्वी यादव की एंट्री होती है, तेजस्वी यादव सदन में जब चर्चा हो रही थी उसके बाद एंट्री होती है तेजस्वी यादव की, और उस वक्त जब तेजस्वी यादव ने बोलना शुरू किया सेकंड सेशन में 2 बजे से जब बोलना शुरू किया, तो तेजस्वी यादव ने सबसे पहले सरकार को अपराध के मामले में घेरना शुरू किया। महिला के साथ, बच्चियों के साथ किस प्रकार से उनके साथ दुष्कर्म हो रहा है, उनकी हत्या की जा रही है, बिहार में किस प्रकार से अपराध हो रहा है उसकी चर्चा की जा रही है। और ये आंकड़े के साथ जो है उन्होंने सरकार को घेरना शुरू किया। और इसी बीच में चूंकि उनके पैर के नाखून जो है, पैर का नाखून वो उखड़ चुका है, तो वो व्हील चेयर पे चल के आते हैं, फिर उसके बाद खड़े होके बोल रहे थे। उन्होंने प्रेम कुमार जी जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उनसे परमिशन ले लिया और बैठ करके उसके बाद अनुमति लेने के बाद बैठकर वो अपना भाषण दे रहे थे। लेकिन सबसे मजेदार चीज ये थी कि बिहार विधानसभा में भी जो डोनाल्ड ट्रंप है वो आज पहुंच गए। तेजस्वी यादव ने कहा कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ऐसा लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री वो चर्चा कर रहे हैं बिहार के विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पे धन्यवाद प्रस्ताव पे, और उसको वो लेकर चले आए राष्ट्रपति ट्रंप की बात को। वहां बोले कि भारत में ऐसा लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं डोनाल्ड ट्रंप है। आखिरकार ये कहा कि तेजस्वी यादव कहना क्या चाह रहे थे। तो ये सब बातें तो खैर तेजस्वी यादव अपनी बातें पूरी कर दी, पूरी करके बैठ गए। उसके बाद जब सुनील पिंटू ने बोलना शुरू किया तो ट्रंप का भी जवाब उन्होंने दिया। उसके बाद जब सुनील पिंटू जब बोलने लगे तो तेजस्वी यादव उठ करके कुछ कह रहे थे। उसी बीच में जब आपने देखा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एंट्री होती है सभा के अंदर और वो बैठ जाते हैं, उसके बाद जब तेजस्वी रुकते नहीं है, वो लगातार पिंटू जो सुनील कुमार पिंटू है उनके ऊपर लगातार कुछ अगर कमेंट कर रहे होते हैं उनके भाषण के बीच में, तब नीतीश कुमार सीट से खड़े होते हैं और डांटते हैं उनको कि पहले सुनो, तुम लोग क्या करते थे, तुम लोग कुछ नहीं किया, अब हम लोग जब कर रहे हैं तो तुम सुनने का कैपेसिटी नहीं है। बैठाए, डपट के उनको बैठाया गया। तो नीतीश कुमार के तेवर उसी समय नजर आ गए थे। फिर उसके बाद सुनील कुमार पिंटू ने अपनी बातों को खत्म किया और उसके बाद जब नीतीश कुमार बोलना शुरू किए, मुख्यमंत्री जब सरकार का जवाब दे रहे थे धन्यवाद प्रस्ताव का, जब सरकार की ओर से जब बातें रखी जा रही थी, नीतीश कुमार जब बोलना शुरू किए तो कई बार तेजस्वी यादव ने उन पर जो है वो टीका टिप्पणी की। उस बीच में उनको डांट लगाई। एक उनसे जूनियर है, बहुत जूनियर है तेजस्वी यादव, उन्होंने कहा कि आपके पिताजी हमारे साथ काम कर चुके हैं, तुम बैठो चुपचाप। तो इस तरह की बातें, यही अंदाज भी है नीतीश कुमार का तेजस्वी से बात करने का। ये सब बातें हुई, बात हुई, आई गई, हो गई।
धन्यवाद प्रस्ताव भी वोटिंग के जरिए प्रस्ताव जो है वो पास हो गया सदन में। लेकिन उसके बाद खेल शुरू होता है। उसके बाद ये खेल शुरू होता है कि तेजस्वी की हालत जिस प्रकार की थी सदन के अंदर, जिस प्रकार से वो थोड़ा सा लड़खड़ा रहे थे या बैठ भी गए थे जब, तो बार बार इस तरह से कर रहे थे, पढ़ते वक्त उनका थोड़ा सा लग रहा था कि कुछ धुंधलापन था। तो उन्होंने कहा भी कि वो एंटीबायोटिक ले रहे हैं। तो वो इस चीज को जो है सदन के कुछ जो नेता है उस चीज को पकड़ लिया, जैसा आपने बात की है जिनसे जिन विधायक से आपने बात की, तो उन्होंने कहा कि उनकी जांच होनी चाहिए, मेडिकल होनी चाहिए कि वो नशे में लग रहे थे। तो अब नशे में थे नहीं थे ये तो जांच के बाद ही पता चलता, लेकिन जिस प्रकार से उनके ऊपर आक्षेप लगा है कि नशा करके वो आए हैं, तो ये गंभीर बात है और इसका जवाब भी आरजेडी की तरफ से दिया जाना चाहिए था। लेकिन आज का माहौल जो जिस प्रकार का था, वो एक सदन में इस तरह की एक नोकझोंक अच्छी परंपरा है, लेकिन इसके बाद तेजस्वी के ऊपर यह आरोप लगा देना कि वो नशे में है, उनकी जांच होनी चाहिए, और तेजस्वी द्वारा डोनाल्ड ट्रंप को, अमेरिका के राष्ट्रपति को बिहार विधानसभा में उसके विषय में बोलना कहीं से कोई औचित्य नहीं था। अगर लोकसभा में सदन में बोला जा रहा है तो वहां पर एक बात समझा जा सकती है, लेकिन यहाँ उनका क्या मतलब था बोलने का? प्रधानमंत्री को आप क्रिटिसाइज करना चाहते हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री को क्रिटिसाइज कीजिए, लेकिन बिहार विधानसभा के अंदर में आपको जो सदन का सदस्य नहीं है उसके विषय में आप बोल रहे हैं। तो ये समझ में नहीं आया कि अब आखिरकार तेजस्वी यादव कहना क्या चाह रहे थे। उन्होंने वही बातें कही जो पहले से लोग कहते आ रहे हैं। तो अब जो तेजस्वी यादव के ऊपर आक्षेप लगा है, तो निश्चित तौर पर अब देखिए इस पे भी एक राजनीति होगी। कल इस मामले को लेकर के क्या होता है यह भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन नीतीश कुमार ने एक और बात कही, हालांकि ये हॉट टॉक एक तरीके से हो रहा था वहां पे। सीएम ने कहा कि 6 विधायकों को कैसे खींचकर अपनी तरफ तुम ला रहे थे। तेजस्वी को तो हमेशा नीतीश कुमार सदन के अंदर तुम उपयोग करके ही बात करते हैं। हालांकि इस बात पे भी कई बार सवाल उठाया है विपक्ष ने, लेकिन ये क्या था सर, 6 विधायकों को अपनी तरफ खींचना, पैसे इधर उधर करना, खुद इधर उधर कर रहे थे विधायकों को, तो नीतीश कुमार क्या बोलना चाह रहे थे? ये देखिए 2022 का मामला है जब सरकार ऐसे थी, नेक टू नेक सरकार चल रही थी। 125 विधायक एनडीए के खेमे में थे और 6 विधायक की कमी थी महागठबंधन की तरफ। तो उस समय यही दिसंबर का महीना था, तो दिसंबर के महीने में आरजेडी की तरफ से बड़ा बयान दिया गया था कि खरमास के बाद खेला होगा। ये बात जब उठी थी तो उसमें ये निकल कर आया था कि आरजेडी की तरफ से एनडीए के 6 विधायकों को तोड़ के अपने साथ मिला करके सरकार जो है वो बनाने की कोशिश की जा रही थी, और उन 6 विधायकों को करोड़ों रुपए की पेशकश की गई थी। वो नीतीश कुमार उसी पैसे का जिक्र कर रहे थे कि उसको पैसे देने की कोशिश की गई थी, लेकिन ये चीज हुआ नहीं, तो इसी चीज का जिक्र कर रहे थे। तो वही खरमास के बाद खेला की जो बात थी उसी चीज का नीतीश कुमार जिक्र कर रहे थे। और हर चीज पर आप देखिए कि किस प्रकार से लालू यादव के समय से लेकर के और तेजस्वी यादव के साथ में जो सरकार चलाए उस वक्त सरकार का क्या रवैया रहा था, और जो आरजेडी का शासनकाल था उस समय क्या रवैया था, और इनके साथ खुद मुख्यमंत्री ने बताया कि इनके साथ सरकार चला करके वो कैसे असहज महसूस कर रहे थे। तो ये खुद नीतीश कुमार ने बताया था। तो ऐसे में अब तो ये तय है कि अभी भी कुछ लोग गड़बड़ सड़बड़ करता, आप देखिएगा सदन में भी नीतीश कुमार बोलते रहते हैं या इधर उधर मत करना। तो इसका मतलब यह है कि अब जो है नीतीश कुमार पूरी तरह से आरजेडी से एनवायर्ड हो चुके हैं और वो समझ चुके हैं कि उनका नेचर और सिग्नेचर जैसे नहीं बदलता है, आरजेडी वालों का नेचर नहीं बदलेगा। इसलिए अब नीतीश कुमार परत दर परत उनके सारी बातों को सामने, जनता के सामने सदन के माध्यम से रख रहे हैं। और नीतीश कुमार ने ये भी कहा, जब तेजस्वी यादव खड़े हुए सदन में बोलने के लिए, नीतीश ने कहा कि तुम बच्चा हो, तुम कुछ नहीं जानते हो, अपनी जगह पे बैठ जाओ, तुम्हारे पिताजी मेरे समय के थे, उनके साथ काम किया है, वो हटे तो अपनी तुम्हारी माँ को सीएम बना दिया। तो इसका भी जिक्र कर रहे थे। हमेशा हमने देखा है तेजस्वी यादव को बच्चा कह के संबोधित कर देते हैं सदन में, और इसी बात का जवाब भी कई बार विपक्ष ने दिया है। तो बच्चा कहना ये सीएम को लेकर, बच्चा कहना, देखिए नीतीश कुमार की जो शैली रही है, नीतीश कुमार चूंकि उसके पिताजी के साथ काम कर चुके हैं, साथ में जनता दल में तो एक ही साथ थे ना सब, तो वो लोग इसके पिताजी के साथ काम कर चुके हैं, तेजस्वी यादव के पिताजी लालू प्रसाद यादव के साथ। तो उन्होंने फिर एक बार याद दिलाया कि कैसे जंगल राज हुआ करता था, कैसे शाम में निकलते नहीं थे लोग, किस प्रकार से नरसंहार होता था, किस तरह से
जातीय हिंसा होती थी और किस तरह से महिलाओं का उत्पीड़न होता था आरजेडी की सरकार में। एक बार फिर जंगल राज की याद दिलाई नीतीश कुमार ने। हालांकि तेजस्वी यादव ने भी अपने वक्तव्य में कहा था कि अगर आज के कंडीशन में जो आंकड़े वो गिना रहे थे बिहार में होने वाले घटित होने वाले अपराध को लेकर के, कि अगर आज इस इतनी घटना के बाद भी आज की सरकार इसे जंगल राज मानने को तैयार नहीं है, या जो लोग कहते हैं जंगल राज हमारे पिताजी के राज को, और आज इसे जंगल राज नहीं मान रहे हैं, तो जंगल में रहने वाले जानवर भी नाराज हो जाएंगे। तो ये बात उसने कही है तेजस्वी यादव ने, ये बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने सीधे यह बताने की कोशिश की कि जो आज जंगल राज नहीं मान रहे हैं वो लोग जानवर की तरह है। तो ये एक अनुमान लगाया जा सकता है कि उनके बात का मतलब यह था। तो आप समझिए कि तीखी नोकझोंक हुई है, और जितना तेजस्वी यादव बोलेंगे उनको पिछली बातों को ही याद दिलाया जाएगा। और बॉडी लैंग्वेज आप देखिए तेजस्वी यादव का, एक होता है ना कि हार के बाद थोड़ा सा आदमी ये होता है, सजग रहता है और अपने आप को आगे बढ़ाना चाहता है, पार्टी को संगठन को मजबूत करने की कोशिश में लगा रहता है। लेकिन आज का बॉडी लैंग्वेज जो तेजस्वी यादव का था, वो लग रहा था कि चूंकि आज धन्यवाद प्रस्ताव है, आज नहीं आएंगे तो दूसरी मीडिया की कहानी बन जाएगी, इसलिए वो आए। और राबड़ी देवी देखिए परिषद में आई, 5 मिनट रही, बाइट दी और निकल ली। तो सदन चल रहा है, बजट सत्र चल रहा है, विधान परिषद विधानसभा में दोनों जगह बहस हो रही है, लेकिन आप देखिए कितने सक्रिय हैं ये लोग। बड़े नेता हैं आरजेडी के, ये लोग सक्रिय नजर नहीं आ रहे। तो ऐसे में सवाल तो उठेगा ही। तो अब जो है ये सवाल उठ रहा है कि भाई वो नशा करके आए हैं कि नहीं आए हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। तो ये आरोप लगाया गया है। अब उस पर यह भी देखना होगा कि कल इस पर क्या रिएक्शन। हालांकि आरजेडी की तरफ से तो ये कहा गया कि वो लोग तो इसी तरह से बोलते रहते हैं। और तेजस्वी यादव जब थोड़े परेशान थे सदन में, तो भाई वीरेंद्र खड़े हुए थे बोलने के लिए। उन्होंने कहा भी कि इनके पैर की नाखून में उखड़ा है, जिसकी वजह से ये दर्द में है तेजस्वी। बाद में तेजस्वी यादव ने भाई वीरेंद्र को रोका कि आप बैठिए, इन लोगों में इंसानियत नाम की चीज नहीं है। फिर बाद में उन्होंने वहां विधानसभा अध्यक्ष से पूछा कि मैं बैठ के बोल सकता हूँ कि नहीं, परमिशन मिला तो वो बैठे। लेकिन इन सब के बीच सर एक बात जो नीतीश कुमार ने कही कि हम तुमको मानते हैं, उन्होंने इतना कहा तेजस्वी यादव को कि वो उनको मानते हैं। तो ये थोड़ा मजाकिया अंदाज रहा नीतीश कुमार का। और मानते हैं का मतलब ये कि आप चलो उनके साथ में काम किए और उनका बेटा है, ये नेता प्रतिपक्ष है, तो मानना तो है ही है। इस लिहाज से चलो तुमको मानते हैं कि नेता प्रतिपक्ष हो। लेकिन उस तरह से अगर वो कह रहे हैं कि तुमको मानते हैं कि तुम अपने पिताजी की तरह काम करने में ये तरीका है तुम्हारे में, ये मानते हैं। अब तो नीतीश कुमार ही बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि उनके मानते हैं का मतलब क्या है। लेकिन आप और देखिए अस्मित कि आप इतनी करारी हार के बावजूद 25 सीट 78 से 25 सीट पर आ गए, सिमट के रह गए। गलती से उनको नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी मिली है, 2 सीट और घट जाती नेता प्रतिपक्ष का कुर्सी भी नहीं मिलता। तो अब ऐसे में आप समझिए कि 40 दिन विदेश का दौरा करके आए, उसके बावजूद पार्टी ऑफिस नहीं गए। अब क्या है, 7 फरवरी को जिस दिन ओम बिरला पहुंच रहे हैं विधानसभा, जो उसका जो स्थापना दिवस है, उस दिन ओम बिरला जो लोकसभा के स्पीकर है वो पहुंच रहे हैं, किरण रिजिजू पहुंच रहे हैं, हरिवंश जी पहुंच रहे हैं, उपसभापति राज्यसभा अपर हाउस के, वो पहुंच रहे हैं विधानसभा के ये जो स्थापना दिवस के दिन। 7 तारीख को वो पहुंच रहे हैं, 3 घंटे का सेशन होगा सेंट्रल हॉल। और 7 तारीख को ही तेजस्वी यादव पार्टी कार्यालय जाएंगे, इसका प्रचार किया जा रहा है। पटना में रहते हुए, पटना में अपने प्रधान कार्यालय में तेजस्वी यादव कितने दिन हो गए पटना आए हुए इनको, और 7 तारीख को वो जाएंगे। इसके लिए प्रचार की तैयारी चल रही है, पूरे कार्यालय को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। कल मैंने वहां से ग्राउंड रिपोर्ट भी किया था, शक्ति यादव ने बेकायदा जानकारी दी कि आरजेडी के जितने संगठन जुड़े हुए हैं सब लोग चाहते हैं कि तेजस्वी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद जब पहली बार पार्टी कार्यालय आए तो उनका जबरदस्त स्वागत हो, उसके लिए पूरी तैयारी की जा रही है। मतलब तेजस्वी यादव पहली बार जब आए तो आप समझिए कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। बनने में तो काफी दिन हो गया ना, तो क्यों नहीं पहले रखा गया? क्यों 7 तारीख? आपका पार्टी, आपकी पार्टी है, आपके पिताजी की पार्टी है, आप राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन गए, आपको पार्टी ऑफिस आने के लिए 7 फरवरी का इंतजार करना पड़ रहा है। आप देखिए नितिन नवीन बने,
जिस दिन राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने उसी दिन पार्टी ऑफिस में गए, लोगों ने स्वागत किया उनका, फूल मालाएं पहनाए गए, आतिशबाजी की गई। आपने देखा कि जब वो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए तेजस्वी यादव, पार्टी कार्यालय में कोई जश्न हुआ या कुछ इस तरह का कोई इवेंट हुआ? तो ये फर्क हो जाता है ना कि आपको जब राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष पार्टी का बनाया गया, आप कितने सक्रिय हैं, आप अपने कार्यकर्ताओं के मेंटली बूस्टअप कराने के लिए कितने तत्पर हैं। आप पार्टी ऑफिस जाते, पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलते, जो भी वहां पे मौजूद था उनसे मिलते, उनसे घंटों चर्चा करते, आगे किस तरह से करना है, क्या करना है। आपने शक्ति यादव ने बताया कि मुख्य प्रवक्ता है उनके, और भी नेताओं को बुलाते, किसी को भी बुलाते, वो तुरंत पहुंच जाते, उनके साथ चर्चा करते कि आगे का प्रोग्राम कैसे बनाया जाए। आप सक्रिय नहीं है, आप सक्रियता आप में दिख ही नहीं रही है। आप पार्टी को कैसे आगे बढ़ाएंगे, संगठन को कैसे आप मजबूत करेंगे, आने वाले चुनाव में आप कैसे आप फाइट करेंगे एनडीए से, ये कोई रोड मैप नहीं है उनके पास। अब आप देखिए बॉडी लैंग्वेज एकदम ढीला पड़ा हुआ है उनका, पूरा ये मन मस्तिष्क और शरीर पूरा ढीला पड़ा हुआ है। ऐसे पार्टी कैसे चलेगी? आप अपने पिताजी के विरासत को संभाल रहे हैं, तो विरासत को बचाने के लिए कुछ तो मेहनत कीजिएगा। अब आप 7 तारीख को जा रहे हैं, ये कोई मतलब पटना से बाहर रहते आप, दिल्ली रहते, अब यहाँ प्रदेश कार्यालय आपका होता, तब ये हो सकता था कि 7 तारीख को आप यहाँ पटना पहुंच रहे हैं, यहाँ पे कार्यकर्ता आपका स्वागत करेंगे। आप पटना में रहते, किसी भी दिन रख लेते हुए, उसी दिन रख लेते। 1 बजे आपकी टीसी खत्म हो गई थी, आपको राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया था, और सबको पता था कि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन रहे हैं। 2-3 बजे से उनका स्वागत कर लिए हो जाता। अलग से एक डेट, स्पेसिफाइड डेट किया गया है, 7 फरवरी। आप सोचिए कि जनवरी से फरवरी हो, इतने दिनों बाद आप पार्टी कार्यालय जाएंगे, इसके लिए प्रचारित, मतलब कि पार्टी कार्यालय आप आएंगे तो पार्टी कार्यालय पे आप एहसान करेंगे क्या? आपकी पार्टी, आपकी कार्यालय, आपका कार्यालय, और आप 7 तारीख का डेट दे रहे हैं। ये पार्टी कार्यालय तो ऐसा होता है कि आप जब चाहे वहां जाएं, कार्यकर्ताओं से जब चाहे मिले। आप वहां चेक कीजिए कि कौन कौन पार्टी को, जो हम उपाध्यक्ष बनाए हुए हैं, जिनको जिनको पार्टी की जिम्मेदारी दी गई है, वो लोग पार्टी ऑफिस में है कि नहीं, वो काम कर रहे हैं कि नहीं, औचक निरीक्षण करना चाहिए उनको, जाके उनको गाइड करना चाहिए कि वो इस तरह से आपको पार्टी बढ़ाने के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए काम करना है। लेकिन वो नहीं कर रहे हैं, 7 तारीख को जाएंगे। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि आरजेडी को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं ये तेजस्वी यादव। और आप अगर कंपेयर कीजिएगा तो आप राहुल गांधी से कंपेयर कीजिए, वो भी समझ में नहीं आ रहा है कि कांग्रेस को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। तो जो मिथिलेश तिवारी है, उनसे जब हम बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि आपको पार्टी इनसे संभलने वाला नहीं है, ये चंगुल में फंसे हुए हैं और इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, तो इनसे पार्टी अब नहीं संभलने वाला है, पार्टी आरजेडी अब धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। तो मिथिलेश तिवारी चूंकि बीजेपी के, उनका बोलना तो फर्ज है, और उन्होंने यह भी कहा कि ट्रंप की बात करके तेजस्वी यादव क्या कहना चाह रहे हैं ये हम ही को समझ में नहीं आया, सदन को नहीं समझ में आया, और तेजस्वी यादव क्या समझ के कहे तो वही बता सकते हैं बेहतर तरीके से। तो ये इस तरह की जो बातें हो रही हैं, और विपक्ष जितना कमजोर सदन के अंदर, आपने 3 दिन में देखा भी कि 3 दिन के अंदर कमजोर विपक्ष तो हाई याद है कि कई मुद्दों को लेकर के प्रोटेस्ट होता था, और इस बार तो मुझे लग रहा है जब से सदन शुरू हुआ है, नीट मामले को लेकर के विपक्ष का प्रदर्शन होता है। और माले, मुझे याद है सर, हर बार भाकपा माले के विधायक हाथ में बड़े बड़े पोस्टर्स लेकर के विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करते रहते थे। इस बार तो उनकी स्थिति तो बहुत खराब है, विधायक बचे ही नहीं, लिहाजा प्रदर्शन भी अब नहीं होते हैं। बस बचा एक आरजेडी, तो वो भी खूब प्रदर्शन हो रहे थे, बस लॉ एंड ऑर्डर पे, तो मुद्दे भी नहीं है बचे अब लग रहा है। अब आप देखिए उसमें महागठबंधन को आप तलाशिए, पूरे विपक्ष में महागठबंधन को तलाशिए, तो महागठबंधन आपको दिखेगा नहीं। कांग्रेस का कोई नेता उठ के कुछ कहता है, आपको नजर आया सदन के अंदर? 3 दिन के तो दिखाई नहीं दिया कि कांग्रेस के किसी नेता ने कुछ कहा हो, कोई ऐसा मुद्दा उठाया हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस में और बाकी सब में सब मुद्दा उठाते, सदन के अंदर उठाने का मौका है तो उठा नहीं रहे, बजट पे भी नहीं बोल पा रहे हैं। तो ये फर्क हो जाता है कि महागठबंधन कमजोर है, और महागठबंधन को मतलब नहीं है, बजट में भी अगर खोजेंगे तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट मिल जाएंगे जिस पर सरकार को अच्छी तरह से खिंचाई की जा सकती है कि आपने जो रोड मैप बनाया है उसे कैसे फुलफिल करेंगे। जैसे कैसे एनडीए के लोग जब नौकरी के बारे में कह रहे थे, तुम्हारे पिताजी पैसा देंगे, पैसा कहां से लाओगे भाई? लोगों को समझ में आता था कि सही बात है कि इतना पैसा
कहां से आएगा अचानक में? आप एक हर परिवार में नौकरी देंगे, हम सरकारी नौकरी देंगे घोषणा कर रहे थे वो, तो वो पैसा कहां से आएगा? ये एनडीए की सरकार जो थी, चल रही थी, जेडीयू बीजेपी बाकी दलों ने ये लोगों के जहन में बैठा दिया ना कि ये फेक वायदा है इनका, ये कभी पूरा नहीं होगा क्योंकि उसमें करीब 50 से 60 लाख करोड़ रुपए लगेंगे। तो कहां से लाएंगे पैसा? तो ये जो इसमें भी बजट में जो बजट पेश किया गया है उसमें भी अगर अच्छे से पढ़ ले उनको, या अच्छे जो आपके जानकार है, आपके पार्टी में जो जानकार अर्थशास्त्री है उनको पढ़वा दे बजट को, निश्चित तौर पे 10-15 तो ऐसे पॉइंट निकाल ही लेंगे जिसपे सरकार की खिंचाई की जा सकती है। लेकिन वो भी काम महागठबंधन की ओर से नहीं हो रहा है। तो महागठबंधन ये मान चुकी है कि अब हम लोगों का कोई चारा नहीं है, हम लोगों को अपोजिशन में ही बैठना है। हालांकि ये भी तय है कि अगले 5 साल तक तो कुछ नहीं करना है, लेकिन कम से कम अपना बेस बनाने के लिए, अपने क्षेत्र में फिर से अपनी पकड़ बनाने के लिए जनहित के मुद्दे तो उठाएंगे। आप अपराध के मामला आप उठाते हैं, उससे लोगों को फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन आप देखिए, अपराध होता है एक जिले में 2-3 अपराध हो गए, इससे मास पे इफेक्ट नहीं हुआ ना। एक घटना हुई, ठीक है, उसमें भी पकड़े जा रहे हैं लोगों, अपराधी पकड़े जा रहे हैं, भले ही कुछ दिन लग रहे हैं, अपराधी पकड़ के पुलिस उनको जेल में भेज दे रही है। इस मामले से नहीं होगा। जनहित के जो मुद्दे हैं जिससे जनता का सीधा सरोकार है, सड़क का मुद्दा, बिजली का मुद्दा, ये सब मुद्दा आप उठाइए, तब समझ में आएगा लोगों को, तब आपका बेस बना रहेगा। अगले चुनाव में आप जाएंगे तब आपको फायदा होगा। लेकिन जिस तरह से शिथिलता दिख रही है महागठबंधन में और खासकर आरजेडी में, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा कि आने वाले कुछ वर्षों में इनके जो वोटर हैं वो भी उनके साथ जुड़े रहेंगे। लेकिन सर, तेजस्वी यादव हमेशा एक बात को हमेशा कोट करते हैं। वो कहते हैं कि जब हम सरकार में रहे, डिप्टी सीएम रहे, तब हमने कैसे रोजगार दिया बिहार में नौजवानों को, युवाओं को। और हमेशा एक बात कहते हैं कि नीतीश कुमार कहते थे कि कहां से पैसा लाएगा, अपने बाप के यहाँ से पैसा लाएगा। आज भी उन्होंने सदन में इस बात का जिक्र किया। तो तेजस्वी यादव हमेशा ये जताने की कोशिश करते हैं कि जब वो डिप्टी सीएम थे बिहार के, तब उन्होंने रोजगार युवाओं को दिलवाया। और वो 17 महीने की बात आपको भी याद होगी, जब तेजस्वी हमेशा कहते हैं खुले मन से, उन्होंने पूरे चुनाव में इस बात को कोट किया था कि 17 महीने में मेरी सरकार रही और मैंने क्या कुछ दिया। उसका कोई इफेक्ट पड़ता है बिहार पे? कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। देखिए, आज खुद नीतीश कुमार ने फिर जवाब दिया कि 10 लाख नौकरी, हमने उस समय 5 लाख युवाओं को नौकरी दी थी और रोजगार के अवसर पैदा किए थे। और आप एक चीज ये समझिए, डिप्टी सीएम का पद जो होता है वो कोई संवैधानिक पद नहीं होता। वो फैसला ले ही नहीं सकता है, वो इम्प्लीमेंट कर ही नहीं सकता है किसी भी फैसले में, क्योंकि वो संवैधानिक पद है ही नहीं। डिप्टी सीएम वो मंत्री होकर के अपने मंत्रालय का फैसला ले सकते हैं, लेकिन डिप्टी सीएम कोई संवैधानिक पद नहीं है, जिसकी वजह से जब भी कोई भी फैसला लेना है वो मुख्यमंत्री ही लेंगे। वो 10 लाख को नौकरी मिला, वो मुख्यमंत्री ने ही दिया है। इसमें तेजस्वी यादव का कोई चीज नहीं था। और ये पहले का ये किया गया था, जब इनकी सरकार एनडीए की सरकार थी, उसी समय यह तय किया गया था कि इस क्षेत्र में इतने जो सरकारी नौकरी है वो दिया जाना है। तो वो पिछले सरकार का था और संयोग से इनकी 17 महीने की सरकार में उस पर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो होने की चर्चा हुई और उस दरमियान जो है नौकरी दी गई। लेकिन 5 लाख नौकरी दी गई थी और 10 लाख की बात की जा रही है, बाद में बढ़ के वो 10 लाख किया गया था। तो ऐसे में नीतीश कुमार ने आज फिर उसका जवाब दिया। तो बार बार ये क्लेम करना, जनता भी समझ रही है ना कि मुख्यमंत्री के हाथ में पावर होता है, डिप्टी सीएम के हाथ में पावर नहीं होता, क्योंकि डिप्टी सीएम कोई संवैधानिक पद नहीं है। वो मंत्री के नाते अपने मंत्रालय जो संभाल रहे थे, पथ निर्माण, जो बाकी भी जो संभाल रहे थे, उसमें कुछ कर सकते थे। लेकिन इस मामले में ये पूरा श्रेय जो है जाता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, क्योंकि पिछले सरकार का ये डिसीजन था जो आरजेडी और जेडीयू के गठबंधन वाली सरकार में इंप्लीमेंट हुआ था। तो जाहिर तौर पर नीतीश कुमार ने आज फिर जवाब दे दिया। जवाब के बाद देखिए पूरे आरजेडी खैमा चुप हो गया था। तो ये आप भ्रमित नहीं कर सकते आज के समय में किसी भी इंसान को। खासकर आप देखिएगा, मीडिया तो उसको दिखाता ही है, और सोशल मीडिया, अब देखिए एंड्रॉयड फोन जो है ना, ये हर एक हाथ में है, और सोशल मीडिया जितना एक्टिव है, आपको कुछ भी अगर कोई मंत्री कहता है कि इसने 2 साल पहले ये किया था, आप तुरंत आप
सर्च करके देख लेंगे कि 2 साल पहले उसने कहा था कि नहीं कहा। मतलब कि आप विद इन 30 सेकंड आप पता लगा लेंगे कि वो मंत्री या जो नेता कर रहा है वो सच है या झूठ। तो आप अब बरगला नहीं सकते हैं। तो बार बार यही ऑपोजिशन जो है गलती करते चला जा रहा है, बार बार लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करता है। मैंने आपको बताया सोशल मीडिया के जरिए और कई प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो हकीकत बयां कर देती है, वो लोग झूठा साबित होते हैं। तो इसीलिए क्रेडिबिलिटी जो होती है उन लोगों की कम होती जा रही है और जनता का विश्वास वो लोग खोते जा रहे हैं। हर चीज एक बार बोल दिए, जनता ने विश्वास नहीं किया। अब कोई दूसरा मुद्दा लाइए, कोई ठोस मुद्दा लाइए जिसमें सरकार को वास्तव में घेरा जा सके। कोशिश सर इन लोगों कोशिश की- नहीं कर रहे हैं, वो मेहनत नहीं कर रहे और मुझे लगता है कोशिश इस बात से हो रही है कि नीट मामले को कैसे उठाया जाए। मैं इसलिए ये जिक्र कर रहा हूं क्योंकि आज राबड़ी देवी ने भी बयान दिया है। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तेजस्वी यादव की मां हैं। उन्होंने कहा कि कोई बड़े मंत्री का इसमें हाथ है या फिर किसी मंत्री के बेटे का इसमें हाथ है, जिस वजह से इस मामले में लीपापोती की जा रही है। तो राबड़ी देवी क्या बताना चाह रही है? क्या उनकी बातों में दम लगता है कि राबड़ी देवी विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं खुद? देखिए, राबड़ी देवी बता रही किसी मंत्री का हाथ है, उनके बेटा का हाथ है। तो उनका बेटा का हाथ हम लोगों को तो नहीं पता है किसी मंत्री का हाथ है, किसके बेटा का हाथ है। राबड़ी देवी के पास अगर ये इनपुट है तो वो पुलिस को बताए, पुलिस को ये जानकारी दे कि अमुक मंत्री है, मुझे ये शक है कि अमुक मंत्री का और उनका बेटा का ये इस मामले में सहभागिता हो सकता है, इस मामले में उनका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। ये बता दे, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, अगर सही निकला बात तो उनको गिरफ्तार करेगी, गलत निकला तो आपका खुद क्या जाएगा। आपने एक इंफॉर्मेशन दिया, तो ये तो आप समाज सेवा कर रही है ना, आप पुलिस को आप इंफॉर्मेशन दे रही है। हमको लगता है राबड़ी देवी को बताना चाहिए, मीडिया को बता के क्या फायदा होगा। आपको जब इतना इनपुट है कि बताइए, आप नाम बता दीजिए। है आपके पास। दूसरी बात ये कि अब नीतीश कुमार बचा रहे हैं उनको, तो आप नीतीश कुमार का हिस्ट्री उठा के देखिए। नीतीश कुमार के करीबी रहे मंत्री के पति या फिर राजवल्लभ यादव लीजिए या किसी के भी नाम लीजिए, सृजन मामला में लीजिए या फिर मुजफ्फरपुर बालिका गृह वाला मामला लीजिए, उसमें जो सरकार में भी शामिल थे मंत्री या मंत्री के रिलेशन में जो थे, उनको भी नीतीश कुमार ने नहीं बख्शा। नीतीश कुमार उस समय भी चुप्पी साधे रहते थे, उस समय भी नीतीश कुमार की चुप्पी पर सवाल उठा करते थे कि नीतीश कुमार इस सब मुद्दे पे कौन है। लेकिन जब उनकी पुलिस ने अरेस्टिंग की, जब जेल के पीछे गए, तब नीतीश कुमार ने कहा कि हमारी सरकार ना किसी को बचाती है और ना किसी को फंसाती है, जो जैसा कृत्य करेगा उसी के अनुसार उनको सजा मिलेगा। इस मामले में भी, नीट के मामले में भी आप देखिएगा, मैं फिर कर रहा हूं आपको कि आप देखिएगा कि नीतीश कुमार इस मामले को बेहद गंभीरता से लिए हुए हैं और इसलिए उन्होंने सीबीआई को केस हैंडओवर किया है कि लगता है कि एसआईटी और पटना पुलिस इस मामले को सुलझा पाने में देरी अगर लगा रही है, तो सीबीआई का इन्वॉल्वमेंट अगर हो जाता है तो हो सकता है कि जल्दी इस मामले का पटाक्षेप हो जाए, क्योंकि इससे सरकार के ऊपर एक दाग लगता है। तो सरकार के ऊपर दाग लगे मतलब नीतीश कुमार के ऊपर एक दाग लगेगा। नीतीश कुमार अपने ऊपर कोई दाग लगने नहीं देना चाहते, इसलिए उन्होंने सीबीआई जांच की अनुशंसा की है। अब देखिए सीबीआई केस को टैकल करेगी, इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन सर अभी पूरा बजट सत्र लंबा चलेगा, अभी 28-27 फरवरी तक बजट सत्र चलना है। तो इस बीच जो है सदन में हमेशा नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच इस तरह का मजाकिया अंदाज या फिर तीखी बहस, हॉट टॉक देखने को मिल सकता है इस बार। अब सबसे पहली बात तो ये देखना होगी कि अब तेजस्वी यादव सदन में आते हैं या नहीं आते हैं, यह भी देखना जरूरी होगा, क्योंकि 3 दिन लगातार अब वो आ गए। पहले दिन में ही ऐसे ही नाखून जब अंगूठे का जो उनका पूरा उखड़ गया था, तो ये खबर आ रही थी कि हो सकता है कि तेजस्वी यादव सदन ना एंटीबायोटिक्स खा के वो पहुंच रहे हैं। तो अब एंटीबायोटिक आज उन्होंने कह दिया है। अब यह देखना होगा कि कल चूंकि परिषद में मुख्यमंत्री सरकार का जवाब देंगे राज्यपाल के अभिभाषण पे धन्यवाद प्रस्ताव का, तो अब उसमें देखना है कि कल विधानसभा तेजस्वी यादव पहुंचते हैं कि नहीं और राबड़ी देवी कल पहुंचती हैं कि नहीं, यह भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन ये तय है कि जो 27 तक चलेगा सदन, इसमें अगर तेजस्वी यादव आते हैं तो निश्चित तौर पर कई 19 बैठकें जो होनी है, तो और भी बाकी है जितनी बैठकें, उसमें तीखी नोकझोंक आपको और भी होते हुए दिखेगी। लेकिन विपक्ष के भी ओर से यह देखा जा रहा है कि 1-2 ही सदस्य उठ के बोल रहे हैं, जिस प्रकार से उनको किसी मुद्दे पर लेकर के ये हंगामा किया जाना चाहिए था,
जिस प्रकार के सरकार को घेरना चाहिए था उस प्रकार से विपक्ष नहीं घेर पा रही है। विपक्ष की ओर से आज नीट का मामला उठा कि इस पर कार्य स्थगन का मामला लाया गया कि कार्य स्थगन इसमें लाया जाए, लेकिन वो बात आई गई होगी, प्रस्ताव हुई, उनका गिर गया। तो वो विपक्ष कमजोर विपक्ष है, इसलिए भी शायद वो लोग नहीं बोल पा रहे हैं। अब तेजस्वी यादव अगर लगातार आएंगे तो हो सकता है कि उनके विधायक भी थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा पावर महसूस करे अपने अंदर, तो सरकार को मुद्दों पे घेरने की कोशिश करे। सबसे बड़ी चीज है कि विपक्ष के जो लोग आ रहे हैं मुद्दों को पकड़ के नहीं आ रहे हैं, वो उन मुद्दों को गहन रिसर्च करके नहीं आ रहे हैं जिस पर सरकार को घेरा जा सके। सरकार को घेरने के लिए कई मुद्दे, या आप बिहार सरकार को घेरने के लिए अगर मुद्दे की तलाश की जाए तो कई मुद्दे हैं जो पॉलिटिकल पार्टी आराम से निकाल सकती है, लेकिन वो लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं। तो सरकार को एक सेफ पैसेज मिल जा रहा है कि आराम से निकल जाए, और सरकार खुद ही ज्यादातर वो विपक्ष पे हमलावर हो जा रही है, विपक्ष पे ही उंगली उठ जा रहे हैं। तो ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो रहा है कि विपक्ष द्वारा सरकार पे उंगली उठाया जाना चाहिए, लेकिन सिचुएशन ऐसा क्रिएट हो गया है कि आप देखिए सत्ता पक्ष द्वारा ही विपक्ष के जो है उनके आचरण पर सवाल उठाना शुरू कर दिया गया है। तो ऐसे में समझना मुश्किल नहीं है कि विपक्ष किस तरह का है और विपक्ष कितना ज्यादा उसको किसी मामले को पढ़ के आता है या किसी मुद्दे को किस तरह से गंभीरता से उठाता है। लेकिन तेजस्वी जब भी सदन में खड़ा होते हैं बोलने के लिए, नीतीश कुमार तो डांट कर उन्हें बैठा ही देते हैं, और आज तो कई बार ऐसा हुआ तेजस्वी यादव मुस्कुराते हुए बैठ गए क्योंकि उन्हें सामने नीतीश कुमार थे, उन्होंने कहा बार बार बैठो बैठो, तो बार बार तो बैठा ही दिया जा रहा है तेजस्वी यादव। बिल्कुल, आप देखिए तेजस्वी यादव भी देखिए क्या करे, वो जिस प्रकार से पारिवारिक मामले में उलझे हुए हैं और कोई भी बात आती है तो जंगल राज का बात सामने आ जाता है। उनके पिताजी ने चारा घोटाला जो किया था वो बातें सामने आ जाती हैं। आज ही सदन में क्या किया सुनील पिंटू ने, अरे तुम्हारे पिताजी तो चारा खा गए जानवर का, अलकतरा पी गए। तो ये सब मामला जो है जब सामने आता है तो फिर से मतलब कि वो पूरा केस जो है लोगों के जहन में उभरने लगता है। जंगल राज, आज नीतीश कुमार ने जो चर्चा कर दी कि 2005 के पहले की स्थिति देखिए, अस्पताल का उन्होंने जिक्र किया, उसके बाद कॉलेजेस का जिक्र किया, कैसे मेडिकल कॉलेज मात्र 6 थे, हमारे कार्यकाल में 12 हुए और 27 जिलों में मेडिकल कॉलेज और बन रहे हैं। पीएमसीएच का हालत क्या था, पीएमसीएच 5,500 बेड का बनने वाला है, 10,000 बेड तक ले जाना है। कई ऐसे मेडिकल ये कॉलेज है जो 2,500 बेड वाले बना दिए गए हैं और भी उसमें प्रक्रिया जारी। यानी वो अपनी उपलब्धि बताने के साथ साथ आरजेडी की सरकार और महागठबंधन की सरकार पीछे में कैसे काम कर रही थी और किस तरह से अपराध था ये भी बताने में ये एनडीए की सरकार सफल हो रही है, और उसको डिफेंड जो है वो नहीं कर पा रही है विपक्ष। तो ये एक बहुत बड़ा उनको लिए सेटबैक है। तो जनता तो वही सुनेगी ना कि भाई गलत तो नहीं बोल रहे हैं एनडीए की सरकार वाले कि उस समय तो ऐसा था, लेकिन ये लोग ये नहीं बताना चाह रहे हैं, ये बता पाने में अक्षम साबित हो रहे हैं कि अब हम लोग जो आएंगे, पीछे बात को भूल जाइए, अब हम लोग जो आएंगे तो मेरा रोड मैप ये है, हम ये करेंगे। आप ये नहीं कर सकते हर एक परिवार वाले को सरकारी नौकरी देंगे, ये तो अंडरस्टूड है कि वो आप कोई सरकार नहीं कर सकती है, दुनिया की कोई सरकार नहीं कर सकती है कि हर घर के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दे, ये तो संभव ही नहीं। तो आप रोड मैप बनाइए, कम से कम आपके पास 4 साल है, 4 साल बहुत बड़ा वक्त होता है, आप अभी से काम करना शुरू कीजिएगा। हर महीने एक बैठक लेते जाइए, जनता के बीच में लगातार आप भ्रमण करते रहिए, वहां के मुद्दों को उठाकर रोड मैप बनाइए, और अगले 2 साल के बाद 3 साल के बाद आप जब चुनाव में जाएंगे तो आपके पास एक पूरा खाका होगा जिसको लेकर के आप जनता के बीच में जाएंगे कि हम अगर आएंगे तो नीतीश सरकार ने ये सब काम किया था, इसके अलावा हम लोग ये काम करेंगे जिससे बिहार की तरक्की के साथ साथ जो बिहार की जनता है उसका और भी भला होगा। आप क्रिटिसाइज जरूर कीजिए, पूरा रोड मैप तैयार कीजिए, आप क्रिटिसाइज जरूर कीजिए नीतीश सरकार का भी कि उन्होंने अपने कार्यकाल में विकास का काम तो किया लेकिन ये सब काम को छोड़ दिया था, उसको हम आगे बढ़ाएंगे तो आप लोग का जीवन स्तर और ऊपर उठेगा। तो इस टाइप का कुछ सोचना पड़ेगा इन लोगों विपक्ष को, ताकि वो आने वाले चुनाव में, और आपको हम एक दर्शकों को एक चीज और बता देते हैं कि आने वाला चुनाव आप देखिएगा कि ऐसा होगा कि कांग्रेस अलग चुनाव लड़ेगी, आरजेडी अलग लड़ेगी और वामपंथ भी उससे अलग रहेंगे। यानी एक वॉक ओवर जो है जिसको कहा जाता है
वो एनडीए की सरकार को अगले चुनाव तक मिल जाएगा, जो परिस्थिति अभी बन रही है। अगर जिस प्रकार से ये लोग मतलब कि विपक्ष में रहते हुए काम कर रहे हैं, अगर यही स्थिति बनी रही तो उनको वॉकओवर मिल जाएगा और पहले से अभी 202 सीटें हैं, इससे ज्यादा सीटें जीत करके एनडीए की सरकार बनेगी। अगर थोड़ा बहुत वर्क कर लेते हैं ये लोग, तो आप निश्चित तौर पे समझिए कि अगला चुनाव जो होगा, अगर 3 साल के समय में ये सारे मिल करके अच्छा से वर्कआउट करते हैं, जनता के बीच में लगातार बने रहते हैं, उनकी समस्याओं को उठाते हैं, तो निश्चित तौर पे अगला चुनाव होगा उसमें आप अच्छा फाइट दे सकते हैं। बिल्कुल फाइट दे सकते हैं। और अभी तो लंबा सत्र चलने वाला है, बजट सत्र आज तीसरा दिन ही था, लेकिन इस पूरे बजट सत्र में कई तस्वीरें सामने आएंगी। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच नोक झोंक, या फिर तेजस्वी यादव का जवाब, नीतीश कुमार जो सरकार की तरफ से जवाब है वो देते नजर आएंगे। कई तस्वीरें आएंगी, देखना होगा। लेकिन क्या तेजस्वी यादव का मेडिकल जांच होगा? क्या वो जिस तरह के आरोप लग रहे हैं वो आरोप सच हैं? इन तमाम सवालों को लेकर के जो सियासी गलियारों में चर्चा चल रही थी, आज उसी पर हम चर्चा कर रहे थे। जेडीयू के विधायकों ने मांग की है, बीजेपी के विधायकों ने मांग की है कि तेजस्वी यादव का मेडिकल जांच हो, क्योंकि आज सदन के अंदर वो परेशान दिख रहे थे। उनकी जिस तरीके बोलने की शैली है वो आज अलग थी, जिस वजह से उनके मेडिकल टेस्ट की मांग की गई है। इसी पर हम चर्चा कर रहे थे। ये वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा। अगली बार आपके साथ नए टॉपिक के साथ जुड़ेंगे और चर्चा करेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।